हिंद एवरीवन, अब सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज आज हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 12 से 35 आर्टिकल तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। आज हम अप टू द 20th आर्टिकल तक हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ जो भी करंट अफेयर्स एट प्रेजेंट अगर अभी कनेक्ट हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटी का एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। ऑल्दो आपको ये सारे आर्टिकल्स मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट इनमें से कुछ आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में ही देखा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो कि खाली सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं एंड बाकी सारे आर्टिकल्स सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं। नाउ व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स? यहां पर किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में किया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक चीज करी होगी आपने, जिस चीज के पीछे ISM लिखा होता है, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियोलॉजी। सेक्युलरिज्म, फंडामेंटलिज्म, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है, दैट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट मीन्स लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली आर लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट सो दैट अथॉरिटेरियन तरीके से गवर्नमेंट यहां पर काम करना स्टार्ट ना कर दे। दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स को यहां पर नेगेटिव भी कहा जाता है। नेगेटिव कॉनोटेशन में भी लिखा हुआ है, दे आर द नेगेटिव राइट्स बिकॉज दे आर द रिस्ट्रिक्शंस, दे आर द लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर लें DPSP की, यहां पर जो कि इसके बाद आएगा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिमिलर टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्शंस हैं DPSP टू द स्टेट, दैट इज वाई DPSP आर द पॉजिटिव इन नेचर, कि ये आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दी जा रही है स्टेट को कि ये आपको पॉलिसी बनाते हुए ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी लीव देनी है आपको, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट रखना है आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है आपके पास, इक्वल वेजेस आने हैं, लीगल एड है। दैट मीन्स दीज आर द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टेट। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं बिकॉज दे आर द रिस्ट्रिक्शंस, दे आर द लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हमारे पास आते हैं। इनका नाम ही फंडामेंटल है बिकॉज ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। एंड ये लौती चीज है, जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पे फोटो देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की है। जनवरी और फरवरी में ये न्यूज बिल्कुल पीक पर रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड। यही आज आपके पास आएगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, जिसमें आपके पास राइट है कि क्या फंडिंग हो रही है, कितनी फंडिंग हो रही है, यहां पर आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी यहां पे, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा RTI, जिसको बच्चे यहां पे जनरली कंफ्यूज कर देते हैं, यहां पर मिक्स्ड अप कर देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आ रहा, बट कितनी फंडिंग हो रही है आपको सोर्स पता होना चाहिए, दैट कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 19, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो आज के सेशन में हम पार्ट 1 कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे अप टू द 20 आर्टिकल। नंबर 1 इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट कर रहे हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट मीन्स दे आर द लिमिटेशंस ऑन द स्टेट। स्टेट शेल नॉट डिनाई, हर आर्टिकल में आप देखेंगे ज्यादातर स्टेट शेल नॉट डिनाई, स्टेट आपसे ये आर्टिकल्स, ये राइट्स आपसे नहीं छीन सकता। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ राइट क्या होता है? किसी चीज के ऊपर आपका क्लेम। ओके, नाउ राइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स and number 2 is called a statutory rights. Statute नाम से पता लग रहा है by some act, स्टैट्यूट के थ्रू बनी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेंगे तो आपके पास एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, CAG एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट से बनी है उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। फॉर एग्जांपल लोक अदालत, फॉर एग्जांपल कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारी क्या हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज। एंड अभी करंट अफेयर्स में चल रही है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट of two types, one is called a fundamental right, that is article 12 to 35 comes under this fundamental rights. Next is called other constitutional rights, for example right to vote, article number 3 to 6, that is a constitutional right. Then we have right to property, article number 300 capital A. स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से होते हैं सर? स्टैट्यूट, इसलिए इनको कई बार लीगल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है टर्म। फॉर एग्जांपल MG नरेगा, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, दैट इज अ लीगल राइट। तो ये आपके पास स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट्स आ जाते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? जो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हैं, दैट्स कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास स्टैट्यूटरी या लीगल राइट आ गया। बट अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कितनी फंडिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी को, वो आपका राइट आता है अंडर आर्टिकल नंबर 19, जो कि आपने जनवरी और फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट में सुना भी होगा। नाउ अगर हम बात कर लें, अगर अब स्टार्टिंग के सेशंस में आपने देखा होगा कि जब आपने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया होगा कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होता है। नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स सारे जितने भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कॉडिफाई किया हुआ है एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि आप इंडिया में देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूके, यहाँ पर क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब मैं आपको 3 डिफरेंस बताता हूं। इन यूके नो कोड ऑफ राइट्स, कोई फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर वहां पे नहीं लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, रिलीजन, ये सब है। इंडिविजुअल enjoys rights as long as not violating the ordinary law of land, because parliament is supreme। यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो यहां पर जब तक इंडिविजुअल एंजॉय करता रहेगा राइट को, तब तक वो किसी लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट ना कर रहा हो। In case of USA, there is called judicial supremacy. Judicial supremacy means यहाँ पर judiciary supreme होगी and यहाँ पर bill of rights होंगे and bill of rights यहाँ पर binding होंगे legislature के ऊपर, executive के ऊपर, जैसे कि इंडिया में है। But यहाँ पर judicial interventions होंगी। That means अगर कुछ restrictions लेकर आनी है, यहाँ पर fundamental rights आपको पता है absolute नहीं होते हैं। अगर आपको राइट्स में कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है तो जुडिशरी के थ्रू होगी, दैट इज जुडिशियल के थ्रू ही इवॉल्व वो होगी। बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में जुडिशरी जो है पावरफुल तो है, बट एज कंपेयर टू यूएसए अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीक है। एंड यहां पर भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्शंस हैं अपॉन द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। डन। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फंडामेंटल राइट, ऑलमोस्ट फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ऐड किया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज कि कौन डिसाइड करेगा सर, कौन ऐड करेगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को? पार्लियामेंट इसमें ऐड करेगी एंड उसकी रीजनेबलनेस कौन चेक करेगा? दैट इज द जुडिशरी। ये डिफरेंस आ गया यूएसए का और इंडिया वाले केस पे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम धीरे धीरे करके यहां पर फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया इनका नाम ही क्यों यहां पर फंडामेंटल रखा गया है, बिकॉज दे आर गारंटीड टू एवरी सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। एंड ये कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल को यहां पर बचा रहे हैं, सो दैट यहां पर जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, लिमिटेशन हो। दैट मीन्स ये राइट्स आपसे वो नहीं छीन सकते, इसलिए इनको नेगेटिव इन नेचर भी कहा जाता है। दे सर्व एज द बेडरॉक ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रोटेक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस and ensuring the basic human rights and freedom, and basically they establish government of laws, not of the man। यहां पर government of laws होगा, not of the man। I hope this is clear। Here we come the doctrine of limited government यहां पर आ रहा है।
दैट मीन्स स्टेट आपसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये लिमिटेशंस है, वो आपसे ये नहीं छीन सकते। एंड जुडिशियल, अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 जुडिशियल रिव्यू, जो कि चेक्स और बैलेंसेस इसके ऊपर रखती है। Now, the fundamental rights are named fundamental because they are guaranteed and protected by the Constitution. Supreme law क्या है हमारे यहाँ पे? That is a Constitution, Supreme law, and उससे ये protected है, guaranteed है. That is why they are important for the overall personality of the individual also, which is the fundamental law of the land. इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि all fundamental rights are the legal rights. ठीक है, यहाँ पे कई बार आता है क्वेश्चन ऑल लीगल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, तो आपको यहां पर पता हो कि लीगल राइट्स किससे आए हैं? एक लीगल एक्ट के थ्रू आए हैं एंड लॉ के थ्रू आए हैं। हमारे यहां पे सुप्रीम लॉ है क्या? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। These rights are considered fundamental because they are essential for all our development, dignity and well-being of the individual. अगर आप पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज DPSP पार्ट 4 एंड उसके बाद अगर हम पार्ट 3 फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो जो आपने प्रीएम्बल में पढ़ा था, जस्टिस, डिग्निटी, ये सारी चीजें, ये जितने भी गोल्स हैं, इनको इंश्योर कर रहे हैं ये तीनों के तीनों पार्ट्स अगर हम एक साथ ले लेते हैं, दैट इज द पार्ट 3, पार्ट 4 कैपिटल A फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नाउ they have been described as Magna Carta of India. Magna Carta फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसलिए इसको Magna Carta of India के नाम से भी जाना जाता है। Now, हमारे पास इनिशियली अगर हम बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसके बाद हमने पहले भी आपने अगर जब शेड्यूल्स करे होंगे तो डिस्कस किया होगा कि फर्स्ट शेड्यूल 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू ही यहां पर 9th शेड्यूल ऐड कर दिया जाता है। एंड 9th शेड्यूल के थ्रू ये कहा जाता है कि कोई भी लॉ जो लैंड रिफॉर्म से डील कर रहा है या एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से यहां पे डील कर रहा है, उसको जुडिशियल स्क्रूटिनी से अलग रखा जाएगा। कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी को स्टार्टिंग से ही लिमिटेड राइट कर दिया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। आई होप दिस इज क्लियर। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल फर्दर ऐड किए गए। तो इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300 कैपिटल A, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड द लीगल राइट्स। नाउ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 to आर्टिकल 22। कई बार आपसे डायरेक्टली ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। नाउ आर्टिकल 23 to 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, article number 25 to 28 of the Indian Constitution, cultural and educational rights, article number 29 and 30, and last is the most important, article number 32, that is the right to constitutional remedies, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इशू कर सकती है। जैसे कि कल से आप देख रहे हैं ईशा फाउंडेशन का केस चल रहा है कि वहां पर कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं कि यहां पर 2 लड़कियों को ब्रेन वॉश किया गया है इन द ईशा फाउंडेशन, हम उस पर नहीं जाएंगे। एंड वहां पर उन्होंने हेबस कॉर्पस को यहां पर इशू किया है। हेबस कॉर्पस अभी हम करेंगे, दैट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसने भी जिसको डिटेन किया है उसकी बॉडी को आपको कोर्ट के आगे लेकर आना पड़ेगा। एंड नाउ कोर्ट विल डिसाइड द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन एंड बेस्ड ऑन द लीगैलिटी उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी किस में लेके आना है, कोर्ट विल डिसाइड। बट हेबस कॉर्पस आप एप्लीकेशन अभी देख लेंगे, ऑल्दो हम आर्टिकल 32 अभी कल करेंगे। रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल नंबर 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है, हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, मेंडेमस एंड क्यू वेरेंटो। एंड सिमिलरली आर्टिकल नंबर 2 to 6, हाई कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, बिकॉज आर्टिकल 30 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोर्ट ऑफ अपील के थ्रू जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट को आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं इन केस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। नाउ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड 7 फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। अब 6 फंडामेंटल राइट है,
ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के बाद यहां पे हटा के उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। बिकॉज लगातार डिस्कशंस में चल रहा था, बार बार चेंज हो रहा था, कोर्ट के पास बार बार केस चैलेंज होके आ रहे थे 9 शेड्यूल के थ्रू। तो यहां पर डिग्निटी के लिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अंडर द फंडामेंटल राइट, तो बार बार ये चीज कोर्ट के आगे ना आए, इसलिए इसको लीगल राइट बना दिया गया। Now, it was instead made a legal right under Article 300 capital A in the Part 12 of the Constitution. So at present, we have 6 fundamental rights. I hope this is clear. Now, some of the rights are available only to the citizens. हमने पढ़ा अभी 15, 16, 19, 29, 30. These 5 fundamental rights are available only to the citizens, while the other are available to the citizens, foreigners like corporations and the companies. They are not absolute. मैंने अभी आपको बताया fundamental rights are not absolute. Although article number 17 untouchability is the absolute fundamental right. Article number 25 clause 1 जो हम कल करेंगे, that conscious, जो भी आपके अंदर की conscious कह रही है कि किस भगवान को मानना है, that is your inner voice, that is absolute one. कोई आपको नहीं रोक सकता यहाँ पे, but उसके थ्रू अगर आप कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहां पर आ जाएगी। हम करेंगे उसे जब हम आर्टिकल नंबर 25 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने सबसे पहली स्लाइड पे ही पढ़ा कि इंडिया में जुडिशरी पावरफुल है, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन ऐड करेगा? पार्लियामेंट ऐड करेगा। दैट मींस दे आर नॉट एब्सोल्यूट। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की रीजनेबलनेस कौन चेक करेगा? जुडिशरी चेक करेगी। बट इन केस ऑफ यूएस से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां से इवॉल्व हो रही है? थ्रू द जुडिशरी, नॉट थ्रू द कांग्रेस। ऑल दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। हमने पढ़ा अभी कि एक्शंस यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट की यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑन द एक्शंस ऑफ दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। Okay, however, some of the rights are against the actions of private individual also. इसी में लेटेस्ट यहाँ पे चेंज भी हुआ था अभी आर्टिकल 19 और 21 का डिस्कस करेंगे। Some of the rights are negative in character because they are the limitation on the authority of the states, while other are positive, they confer certain privileges on the individuals. कुछ यहाँ पर नेगेटिव हैं एंड कुछ यहाँ पे प्रिविलेजेस दे रहे हैं इंडिविजुअल्स को, इसलिए इनको पॉजिटिव इन नेचर भी कहा गया है। Now, these rights are enforceable by the courts, allowing citizen to seek legal remedies. जैसे मैंने आपको बताया कल ही ईशा फाउंडेशन वाले में हेबस कॉर्पस इशू करी गई। That means आर्टिकल नंबर 32, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 2 to 6 आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर जब आपका फंडामेंटल राइट या कोई और राइट वायलेट हो रहा है। That means एक लौती चीज है जब आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, अदरवाइज आप वे ऑफ अपील के थ्रू ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आते हो। These rights are protected and safeguarded by the Supreme Court. Supreme Court, final interpreter of the Constitution. Supreme Court, final guardian of the Constitution. Hence, the aggrieved person can directly proceed to the Supreme Court without necessary appealing against the judgment of the high courts. High courts के way of appeal के through ना आते हुए directly jump to the Supreme Court under Article 32 of the Indian Constitution. These rights are not considered sacrosanct or the permanent. They can be amended by the Parliament. हमने पढ़ा केशवानंदा भारती केस 24th of April 1973. ऑल्दो इससे पहले गोलकनाथ केस आया था। यहां पर गोलकनाथ केस में कहा गया कि अमेंडिंग पावर यहाँ अमेंडिंग पावर जो है वो उनके पास नहीं है, बट उसके बाद ये कहा गया केशवानंदा भारती केस में कि यस पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाएगी। इन द फेमस केशवानंदा भारती केस यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आपके पास आता है। ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी दैट मींस आर्टिकल नंबर 352, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। बट जब आपने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया होगा तो आपने किया होगा जर्मनी से, जो हमने किया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, 2 आर्टिकल्स आपके पास यहां पे सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, 20 एंड 21 आपको याद रखना है। नाउ let's proceed further. The parliament can restrict or abrogate the application of the rights on the member of armed forces, जो भी armed forces में हैं,
इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, उनके लिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 33 जहां पर पार्लियामेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ, ऑल्दो ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ जिस भी एरिया में लगा हुआ है द एप्लीकेशन ऑफ राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, पार्लियामेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब सबको पता है 33 आर्टिकल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब के अलग से एक्ट हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन सब के अपने एक्ट हैं। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल while other are based on a law specifically made to effect। लॉ जैसे मैंने बताया आर्मी के लिए आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट सभी के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। Now only parliament can enact laws regarding these rights to ensure the uniformity। खाली पार्लियामेंट ही इसके रिगार्डिंग लॉ को इनेक्ट कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकती। तो ये है हमारे पास आर्टिकल 12 से 35 का एक ओवरव्यू। अब हम इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे साइन किया हुआ है, जो इंश्योर कर रही है यहाँ पे प्रिकॉशन वाज टेकन सो दैट फंडामेंटल राइट आर एडेड अंडर दिस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से गारंटीड हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल है, ये सारे आप कर चुके हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये आपको याद होने जाने चाहिए, बिकॉज इस बार CAA रूल यहाँ पे न्यूज में भी चल रहा है। CAA 2024 जो कि CAA 2019 था, जिसको इंप्लीमेंट अब किया गया है। तो ये 5 आपके पास आर्टिकल्स हैं जो खाली सिटीजन्स को यहाँ पर अवेलेबल हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। आर्टिकल नंबर 12, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस। स्टेट है क्या? आर्टिकल नंबर 12 डिफाइंस द स्टेट कि स्टेट होता क्या है। स्टेट में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। जनरली क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर जुडिशरी इसके अंदर अभी नहीं है। डन, जुडिशरी इसके अंदर आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में नहीं है। नाउ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह ही गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स यहां पर आ जाएगा। नंबर 3 लोकल बॉडीज आपके पास यहां पे आ जाएंगी, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं। एंड नंबर 4 ऑल अदर अथॉरिटीज। हियर अदर अथॉरिटी मींस कोई मोनोपोली वाली अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल रेलवे, या वो अथॉरिटी जिसमें फंडिंग गवर्नमेंट की कुछ है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पास आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सर BCCI, तो BCCI को कहा गया था यहाँ पे कि BCCI एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आ रखी है एंड उसकी कोई भी मोनोपोली नहीं है। दैट इज व्हाई रीसेंट जजमेंट के हिसाब से BCCI डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट डेफिनेशन अंडर आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर सारी अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी हैं, फॉर एग्जांपल LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, जहां पे चीफ फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या कोई मोनोपोली है। ठीक है, ये सब किस में आ रहे हैं आपके पास? अदर अथॉरिटीज में। तो आर्टिकल नंबर 12 ये डिस्कस कर रहा है। नाउ आर्टिकल नंबर 13, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऑल द जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 कह क्या रहा है कि ऑल द लॉज, सारे लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट or in derogation of any of the fundamental right shall be declared null and void। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी यहां पे डिसाइड करेगी, चेक करेगी कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है यहां पे उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगी। सर अगर मान लो कि पूरे लॉ में से कुछ छोटा सा पार्ट ही यहां पे वायलेट कर रहा है और पूरा लॉ, बाकी लॉ ठीक है, तो क्या होगा? तो आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहां पर आ जाएगा। सेपरेटिबिलिटी भी कहते हैं, वो वाला पोर्शन अलग कर दिया जाएगा एंड बाकी लोगों को यहां पर रहा जाएगा सेम वहीं पर। ठीक है, तो दैट मींस पूरे को खत्म नहीं करा जाएगा। दिस प्रोविजन अंडर आर्टिकल एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी यहां पर चेक करेगी। द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हैज कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 32। अभी मैंने आपको बताया 5 तरह की रिट, 2 to 6 अंडर द हाई कोर्ट। However, सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973 यहां पर बताया गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा इट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट द बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। जब हम DPSP
और फंडामेंटल राइट्स की मिसेस सुप्रीमेसी की बात करेंगे तब हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, अय्यर कोयलो केस, वामन राव केस, मिनर्वा मिल केस, इन सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। नाउ तो यहां पर कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलेगा। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब आप नहीं हिला सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिला सकते। दैट इज द केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। नाउ आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 दो चीजें बात कर रहा है आपके पास। नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नंबर 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहीं ना कहीं इधर से ही आपके एक अफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन की बात स्टार्ट हो गई है। ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे आपको, ये दो कंसेप्ट हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है एंड विच इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। एंड अदर इज द यूएस वन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस। ये तीन चीजें बता रहा है। इट इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय डाइसी द ब्रिटिश जूरिस्ट। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ इज मेंशन इन अंडर आर्टिकल 14 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर है एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का। नोबडी इज अबव द लॉ, irrespective of anything, nobody is above the law. Number 1. Number 2, absence of any special privileges in favor of any person. यहां पर किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। बी अ रिच, बी अ पुअर, देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज। लॉ इज द सुप्रीम। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोड्स, इक्वल रखा जाएगा यहां पर। नंबर 3, नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। तीन चीजों की ये बात कर रहा है। बट अगर सर दो जने यहां पर इक्वल ही नहीं हुए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 5 फिंगर्स हैं, सब यहां पर इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहीं ना कहीं यहीं से आपके पास इक्वालिटी और जस्टिस की बात आती है। कैसे? लेट्स डिस्कस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पीसीए स्टेडियम, ठीक है, जो कि अब चेंज हो गया है, ठीक है, नया स्टेडियम बन गया। मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोगों को मैच देखने के लिए यहां पर खड़े हुए थे, ठीक है। नाउ ये तीनों मैच देख रहे हैं। द स्टेट इज सेइंग वी हैव अ इक्वालिटी, हमने इक्वालिटी दे दी, तीनों मैच देख रहे हैं भैया आराम से, ठीक है। बट यहां पर जस्टिस नहीं हुई। ये बहुत इजीली मैच देख रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ देख रहा है, ये बेचारा बिल्कुल ही नीचे है, ये मैच को देख ही नहीं पा रहा है। स्टेट कह रहा है हमने इक्वालिटी रखी है, हम तीनों को तीनों का एक्सेस दिया, मैच देख रहे हैं, बट जस्टिस नहीं दी गई। यहां पर तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। नाउ द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस एंड द लायबिलिटीज इंपोज्ड बाय द लॉ। नंबर 2, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू द ऑल पर्सन्स, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक without any discrimination, like should be treated alike, ठीक है। now what does it mean? आप तीनों खड़े कर रहे हैं, this is A person, this is B person, this is C person। अब आप सरकार क्या कर रही है, जस्टिस क्या होगी? आपने इसको यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट दिया, इक्वल ला दिया, आपने C को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट दिया, इक्वल ला दिया। now this is called a justice, that is a equal protection of law, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? स्टेट कहती है दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस कहीं ना कहीं दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन, कि आप एक अफर्मेटिव एक्शन ला रहे हैं सो दैट दे ऑल शुड बी एट द सेम सेट, वो तीनों इक्वल होके मैच देखें। अदरवाइज आप इक्वालिटी दिखा रहे हो जस्ट कि यस आप तीनों को हमने मैच देखने के लिए खड़ा कर दिया है, सामने मैच चल रहा है आईपीएल का, बट यहां पर बी वॉज नॉट एबल टू सी द मैच प्रॉपरली एंड सी बिल्कुल ही नहीं। तो बी और सी को जो अफर्मेटिव एक्शंस दिए हैं सो दैट यहां पर द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन, इज कॉल्ड द रिजर्वेशन। बट एज आई सेड, सारे फंडामेंटल राइट्स ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट
president, the member of parliament, the member of state legislature, foreign diplomats, governors, इन सबको इम्यूनिटीज दी गई हैं ड्यूरिंग द ऑफिस। प्रेसिडेंट, गवर्नर फॉर एग्जांपल, इनके खिलाफ इंक्वायरीज नहीं होती हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा आर्टिकल नंबर 361 जो कि अभी न्यूज में भी चल रहा है। So these are the restrictions under article number 14 and article number 14 का सबसे अच्छा restriction आएगा article number 31 capital C, जिसको मैं डिस्कस करूंगा जब आर्टिकल 31 आएगा, जो कि इस बार इलेक्शन से पहले न्यूज में भी था। ठीक है, आर्टिकल 31 कैपिटल सी। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 15, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली, हियर द वर्ड इज ओनली, इन ग्राउंड्स पे ही, इसके अलावा कर सकती है। फॉर एग्जांपल, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट, रेस के बेस पे नहीं करेगा, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। ओनली का मतलब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मींस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपका स्टेट पब्लिक पीसीएस का पेपर है, ठीक है, यहां पे किसी बच्चे को किसी बच्चे को फॉर्म भरने से मना कर दिया और उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा, आप कोर्ट में पहुंच गए कि यस हमने तो पॉलिटी में पढ़ा था आर्टिकल नंबर 226, आप रिट जुरिडिक्शन यूज कर रहे हैं, 32 यूज कर रहे हैं कि भाई पीसीएस ने, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुझे रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करा, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने यहां पे उनकी एज मैच नहीं कर रही थी या कुछ और क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इसके बेस पे हमने उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करा। दैट मीन्स ऑन दोज ग्राउंड्स यहां पर डिस्क्रिमिनेशन करी जा सकती है, बट मेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं करी जा सकती। अगेन आई सेड फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, तो आप देखते हैं कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस आप देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस हैं, एससी एसटी यहां पर आप देख रहे हैं रिजर्वेशन स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो उस पे रिस्ट्रिक्शंस को यहां पर लगाया जा सकता है। नो सिटीजन शैल बी प्रोहिबिटेड, दैट नेक्स्ट वन, from using general public properties maintained by the state, both by the states and the private individuals. Exception, state is permitted to make special provision for the citizens, for the women, backwards, SC and ST. I hope this is clear. अब इसके हम एक एक क्लॉज पढ़ते हैं। नंबर 1 क्लॉज बता दिया मैंने आपको, नंबर 2 ही साथ में बता दिया मैंने कि स्टेट, नथिंग इन दिस आर्टिकल विल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। नो सिटीजन शैल बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट subjected to any disability restrictions with regard to access to the shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, use of well, tanks, bathing ghats, etc. अब कोई भी सरकारी, फॉर एग्जांपल घाट है, कोई होटल है, उस पे इन ग्राउंड्स पे सेक्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे नहीं आप किसी के साथ रिस्ट्रिक्शन कर सकते। बट ड्यूरिंग द कोविड टाइम, अगर आपको मैं बात करूं, इसी पे बात कर लेते हैं, अगर किसी को कोविड होता था तो ग्राउंड में आने से वो रोक सकते थे। अब उस टाइम पर वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरे साथ यहां पर रेस, कास्ट, इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दी है, बिकॉज ओनली इन ग्राउंड्स पे खाली नहीं होगी, बट इसके अलावा यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दैट्स कॉल्ड आर्टिकल 15 क्लॉज 2। Next 4 is nothing in this article shall prevent state from making special provision for the socially and economically backward classes and SC and ST। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन लाए जा सकते हैं फॉर द SC, ST एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि आप देखते हैं कि एट प्रेजेंट रिजर्वेशन है OBC 27%, SC 15%, ST 7.5% एंड EWS इज द 10%। I hope this is clear. This clause further elaborates by specifying that special provisions can be made for the admission of social and educationally backward classes to the educational institution. Educational institution में कहाँ पर रिजर्वेशन, गवर्नमेंट एंड उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट एडेड और नॉट, बट माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन इससे एक्सक्लूड हैं। एट प्रेजेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टिल अभी चल रहा है कि वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉल्स अंडर द माइनॉरिटी और नॉट, लेट द जजमेंट कम, उसके बाद ही हमें पता लगेगा। तो एक्सेप्शन क्या है? माइनॉरिटीज वाला। नाउ नेक्स्ट, ये अभी रिसेंट ही ऐड हुआ था 2019, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
इसमें आपको पता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ लैंड का कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास कि कितना एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, इतना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 लाख तक यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम है, वो क्रीमी लेयर का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 ही एक्चुअली में रिजर्वेशन वाला, दैट्स कॉल्ड अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। It provides for the equality of opportunity in the matter of employment to any office under the state. No discrimination, only religion, race, caste, sex, descent, place of birth or the residence इसके बेस पे नहीं हो सकती। I hope this is clear. Now again, फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं यहीं पर बात कर लूं रेजिडेंस की, तो आर्टिकल नंबर 371J कर्नाटका 6 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं स्टेट में जॉब के लिए कि खाली यहीं के होने चाहिए तब जॉब मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हैदराबाद में कुछ रूल्स थे यहाँ पे कि खाली वहीं के रेजिडेंस हो उन्हीं के लिए जॉब थी, तो दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट, खाली स्टेट में, नॉट इन द सेंटर। 103rd अमेंडमेंट 2019 जिससे EWS रिजर्वेशन लाया गया एंड 10% कोटा यहां पे दिया गया। ओके, नाउ आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ही अगर हम एक्सेप्शन की बात कर लें तो आपके सामने ये एक्सेप्शन आ गया। एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 जो कि एक इनेबलिंग क्लॉज है, यहाँ पे क्लॉज है जिसमें कहा गया था कि एफिशिएंसी टोटल बिगड़नी नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है, एंड रिजर्वेशन इज नॉट योर राइट, ये आपका राइट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी, द एब्सोल्यूट राइट है ये, ठीक है। अनटचेबिलिटी, द वर्ड बजट इज नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अनटचेबिलिटी यहाँ पे प्रोहिबिट करता है हर फॉर्म में। द अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल प्लस द गवर्नमेंट, दोनों के अगेंस्ट ये अवेलेबल है एंड इट्स that is a absolute right also, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 18, ये न्यूज में है अभी बिकॉज भारत रत्न से रिस्पेक्टिव में। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबॉडी वेदर सिटीजन और फॉरेनर। इट प्रोहिबिट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट द मिलिट्री वन एंड द एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर ये सब अपने नाम के आगे लगाते हो। कोई भी फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो फॉरेनर है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे क्या कहते हैं होल्ड कर रहा है, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी बाहर से यहाँ पर क्या कहते हैं टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनको टाइटल्स के अंतर्गत नहीं माना गया है। पद्म यहां पर अगर हम बात कर लें भारत रत्न की, तो इस बार न्यूज में था क्योंकि 5 को मिला था कि सर एक साल में 3 को ही यहां पे दिया जा सकता है मैक्सिमम, वो खाली पिछली बार 2 सालों से नहीं दिया गया था, इसलिए इस बार 5 को दिया गया। अदरवाइज द रूल इज द 3-1। एंड अगर हम पद्मा अवार्ड्स की बात कर लें, वो भी टोटल अगर हम बात करें तो 120 से ज्यादा नहीं होते हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 19 इलेक्टोरल बॉन्ड में न्यूज में था। 6 राइट्स आपके पास आ रही हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अगेन सेइंग, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यहां पर अगर आप मान लो 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, अगर वो वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं तो यहां पर क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीयर गैस यहां पे यूज कर सकता है। आप जनरली देखते भी हैं कि यहां पे दिल्ली में आपने देखा अभी, ठीक है, कि यहां पर डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो यहां पर आपके पास 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सेक्शन आई थिंक 144 है, ठीक है, तो वो इंपोज करके यहां पे टीयर गैस को यूज कर सकता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे अमूल आपके पास है, इंडियन कॉफी हाउस आपके पास है, मिस्टर अमित शाह जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी हेड कर रहे हैं। एसोसिएशंस बना सकते हैं बट सबके साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर मूव करना है, आर्टिकल नंबर 19। बट अगर आपको बाहर राइट टू मूव अब्रॉड, आर्टिकल नंबर 21, जिसपे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ फेमस मेनका गांधी केस, दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अगेन सेइंग, आप
अगर ये बात करूं मैं, राइट टू रिजाइड एंड इन एनी पार्ट एंड एनी प्रोफेशन, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन दिया फॉर द लोकल पीपल। चैलेंज हो गया कोर्ट में बिकॉज ऑफ दिस राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन द टेरिटरी। इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जैसे कि इनर लाइन परमिट है आपके पास, ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं यहां पर आप क्या कहते हैं, आपको एक परमिट के साथ ही एंट्री मिल सकती है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 144 कैन रिस्ट्रेन असेंबली मीटिंग इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ obstruction, danger to the human life and the safety. I hope this is clear. आपने देखा कि कई बार जलसे निकलते हैं, कई बार सिख्स अपना कुछ फंक्शन कर रहे होते हैं, मुस्लिम्स कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, वो कहते हैं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस वो कर सकते हैं इजिली, बट जैसे ही अगर लगा वहां पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो वहां पर 144 इंपोज करके वहां पे टीयर गैस यूज की जा सकती है। नाउ द लास्ट इज आर्टिकल 20। इसके 3 फैक्ट हैं। नंबर 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक चीज होती है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होती है प्रोस्पेक्टिव। ये 2 वर्ड्स पहले आपको मैं बता देता हूं। प्रोस्पेक्टिव मींस आज के बाद से, ये कोई भी जजमेंट आई जो आज आई वो आज के बाद से इंप्लीमेंट होगी। रेट्रोस्पेक्टिव मींस मान लो आज से 1 साल पहले 2023 में कुछ हुआ था, 2024 में नया लॉ आया, 2024 में उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगी, दैट मींस पीछे से स्टार्ट होगी। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोस्पेक्टिव मींस आज से स्टार्ट होगी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले हम। नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, हियर द वर्ड इज ऑफेंस। ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट व्हाट इज ए ऑफेंस, एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मैंने आज कुछ क्राइम किया, जो आज एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली मैं कन्विक्ट हुआ। नाउ सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की भी। नाउ नो डबल जेपर्डी, उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने 2023 में एक मर्डर किया, उसकी सजा थी 10 साल की, ठीक है। आज यहां पे नया लॉ आता है, सेम क्राइम की जजमेंट आज से डेथ पेनल्टी, फांसी हो गई, ठीक है। तो अब ये जजमेंट है डेथ पेनल्टी आज से प्रोस्पेक्टिवली लगेगी, दैट मींस आज से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते कि पीछे अभी तक जो जो इस क्राइम में है वो इसी के अंदर फॉल करेंगे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। इसलिए इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट नहीं लगती। रेट्रोस्पेक्टिवली अगर लगेगी भी तो वो जो आपको पहले सेंटेंस मिला है उसको वो कम करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। बट इन केस ऑफ सिविल लॉस, जैसे अपने वोडाफोन का केस देखा होगा आज से 4-5 साल पहले, सिविल लॉस मतलब जैसे अपने अपने पेरेंट्स सुना होगा कि एरियर मिल गया, पिछला सारा इकट्ठा, ठीक है। सिविल लॉज में आपको पीछे से यहां पर जजमेंट लगनी स्टार्ट हो जाएगी एंड पीछे से रेट्रोस्पेक्टिवली उस जजमेंट को लगाया जा सकता है। नाउ सेकंड इज नो डबल जेओपार्डी। यहां पे लक मूवी ले आते हैं बच्चे आगे कि सर अगर बीच में फांसी के वक्त अगर रस्सी टूट जाए तो क्या दोबारा नहीं होगी? लेट्स डिस्कस। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस आप पनिश नहीं होगे, बट ट्रायल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अरविंद केजरीवाल, अभी मान लेते हैं कि छुटके वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बट पुलिस को आज से, ईडी को आज से 4-5 सालों के बाद या 2-3 सालों के बाद कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं और वो दोबारा से यहां पर कोर्ट के आगे लेकर आते हैं, तो ट्रायल किया जा सकता है, बट सेम क्राइम के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता। आई होप दिस इज क्लियर। बट ट्रायल्स आपके बार बार हो सकते हैं। Protection against double jeopardy is available only in the proceedings before the court of law or the judicial tribunal, not the administrative courts, ठीक है, only in the judicial tribunals या फिर कोर्ट के आगे, no double jeopardy, ठीक है। लास्ट वन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं राइट टू रिमेन साइलेंट। भाई आप इनोसेंट हो जब तक आप गिल्टी प्रूफ नहीं हो रहे हो, गिल्ट, ठीक है। इन केस ऑफ ईडी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, बर्डन आपके ऊपर है। सेम हियर, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती अपने खिलाफ खुद के गवाही देने के लिए।
Protection against incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence. However, it does not extend to compulsory production of material. For example, वो कहें कि अपने फोन का पासवर्ड दीजिए, आप साइलेंट ये नहीं कह सकते, आप नहीं देंगे, ठीक है, उसको एक्सेस होगा बिकॉज उसी की बेस पे पुलिस आपका चालान पेश करेगी जुडिशरी के आगे। कंपल्शन टू गिव थंब इंप्रेशन की जरूरत है, स्पेसिमेन सिग्नेचर की जरूरत है, ब्लड स्पेसिमेन की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी की जरूरत है, इन सब में आपको देना पड़ेगा। देन इट एक्सटेंड्स ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यहीं पे आपके पास नार्को वाली चीज आती है। तो अगर हम नार्को वाली चीज में अगर आपने देखा हो, जैसे कि अभी नार्को टेस्ट का अगर मैं आपको, जैसे कोलकाता केस आपने पढ़ा, तो वहां पर आपको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, एंड बिकॉज उसमें जो दवाई आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है, ऐसा उसमें माना जाता है कि हो सकता है कि आप प्रेशर में कुछ और बोल जाएं, इसलिए अभी तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट उसमें कोर्ट की परमिशन के बाद ही आप यहां पर नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने आर्टिकल 20 तक कर लिया है। अब पार्ट 2 में हम आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको सारा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपने साथ साथ इसके नोट्स बनाए होंगे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।